Hi, this is Mohammad Tausif Kamran. Welcome to you in Tausif History classes. आज हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था लिबरल्स, कंजर्वेटिव और रेडिकल, और इन तीनों में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह सोसाइटी के अंदर चेंजेस को लेकर डिफरेंट व्यूज़ बन रहे थे, और इस डिफरेंट व्यू ने सोसाइटी के अंदर एक होप क्रिएट कर दिया कि सोसाइटी के अंदर चेंजेस आ सकते हैं। आई होप आपने लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव को क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंड किया होगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। तो उन सारे आइडियोलॉजी की वजह से 19th सेंचुरी के अंदर सोसाइटी के अंदर चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। 19th सेंचुरी के अर्ली डेकेड के अंदर ही एक न्यू एरा स्टार्ट होता है। सोसाइटी के अंदर चेंजेस हम लोगों को इकोनॉमिक और सोशल लेवल यानी सामाजिक और आर्थिक स्तर पर दिखाई पड़ने लगता है, और इस चेंजेस के पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा काउज रहता है वो है उस टाइम में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस हुए थे उसकी वजह से। 19th सेंचुरी के अंदर नए टाउन्स डेवलप हो रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशंस की वजह से, नए इंडस्ट्रियल जोन बन रहे थे, और इन्हीं इंडस्ट्रियलाइजेशंस की वजह से रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा था, उसका एक्सटेंशन हो रहा था। जाहिर सी बात है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशंस हुआ तो जहाँ पर फैक्ट्री सेटअप हुई तो उसके आसपास मज़दूर को रहने के लिए जगह बनाई गई, और धीरे धीरे उनके लिए सारी सहूलियतों का इंतज़ाम किया गया, और देखते देखते वो एक टाउन का फॉर्म ले लिया। या फिर जो फैक्ट्री के अंदर गुड का प्रोडक्शंस हो रहा था, सामान का उत्पादन हो रहा था, उसको कैरी करने के लिए ट्रांसपोर्टेशंस की ज़रूरत थी, और इसी ट्रांसपोर्टेशन को लेकर रेलवे का एक्सटेंशन हुआ। और इस रेलवे का एक्सटेंशन जो है दो तरीके से होता था। पहला, दो इसकी ज़रूरतें थी, नीड्स थी। पहला कि कहीं से रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए, और फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शंस हुए हैं उसको मार्केट तक ले जाने के लिए। तो 19th सेंचुरी एक ऐसा सेंचुरी था जिसके अंदर हम लोग इकोनॉमिक और सोशल लेवल पर चेंजेस देखने को मिलते हैं, और इसका मेन फैक्टर होता है इंडस्ट्रियलाइजेशंस, औद्योगिकरण। इंडस्ट्रियलाइजेशंस की वजह से सिर्फ बेनिफिट्स ही नहीं हुए। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक कॉइन्स के डबल साइड होते हैं, ठीक उसी तरह इंडस्ट्रियलाइजेशंस के भी डबल साइड थे। एक तो ऐसा साइड था कि जिसकी वजह से यूरोप रिच हुआ, समृद्ध हुआ, वहाँ पैसे आए, वर्ल्ड मार्केट में वो छाया, उसके प्रोडक्शंस पहुँचने लगे। लेकिन दूसरी तरफ इसका डार्क साइड भी था। वो डार्क साइड ये था कि जो फैक्ट्री थे उसने अपने अंदर, या यूँ कहें कि फैक्ट्री में मेल, फीमेल और चाइल्ड, यहाँ सबों को जो है झोंक दिया गया था। जहाँ पहले अर्ली सोसाइटी के अंदर आप देखेंगे कि वर्क की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या घर चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ज़्यादातर मेल पर्सन पे होता है। लेकिन इस इंडस्ट्रियलाइजेशंस के एज में, इस औद्योगिकरण के युग में
न सिर्फ मेल को बल्कि फीमेल और चाइल्ड को भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर धकेल दिया गया। इंडस्ट्री के अंदर, फैक्ट्री के अंदर वर्किंग कंडीशंस बिल्कुल ठीक नहीं था। वर्किंग आवर ज़्यादा थे, शिफ्ट की जो टाइमिंग थी वो ज़्यादा थी। उस टाइम में एक शिफ्ट 12 घंटे से लेकर 14 घंटे तक का होते थे। आज की तरह नहीं था कि कहीं भी आप देख लें तो वर्किंग आवर 8 आवर्स का होता है। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशंस के अर्लियर स्टेज को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो वर्किंग आवर है, शिफ्ट की टाइमिंग है, वो 12 to 14 आवर्स है। लेकिन जिस हिसाब से इनसे काम लिया जाता था, वर्क लिया जाता था, उस हिसाब से इन्हें पेमेंट नहीं किया जाता था। यानी इसको हम दूसरी तरह से कहें तो उस टाइम में जो वेजेस की रेट थी वो बहुत कम थी। यानी जो मजदूरी थी वो कम दी जाती थी। लो क्या कहते हैं, लेबर वेजेस थे, जो इनके मेहनताना या कहें कि इनके लेबर के हिसाब से बहुत कम होते थे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अब अनएम्प्लॉयमेंट जो है एक कॉमन चीज़ हो गई थी। अब कहेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन चीज़ कैसे हो गई, तो उसके दो फैक्टर्स थे। पहला फैक्टर तो ये था कि पहले हमारे यहाँ सोसाइटी में मैन मेड प्रोडक्शंस थे, यानी इंसान वस्तुओं का उत्पादन करता था। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशंस आया तो मशीन मेड प्रोडक्शन हो गया, यानी अब मशीन जो है वस्तुओं का उत्पादन करने लगे। जहां पहले आदमी फॉर एग्जाम्पल 30 साड़ी को एक महीने में बनाता था, अब ये मशीन जो है उस 30 साड़ी को एक दिन में बना देता था। तो क्या है कि ह्यूमन एफर्ट्स को जो है इसने कम कर दिया था। एक मशीन 10 आदमी के बराबर काम करते थे, तो जब 10 आदमी के बराबर काम करने लगे तो 9 आदमी तो ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयड हो गया। तो इंडस्ट्रियलाइजेशंस का जो एक बड़ा बैक कहे कि डार्क साइड जो था, बैकड्रॉ जो था, वो ये भी था कि अनएम्प्लॉयमेंट। और दूसरी बात ये थी कि उस टाइम में फैक्ट्री के अंदर सालों भर काम नहीं होते थे, सीजनल काम होते थे, या यूँ कहे कि जब मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट की डिमांड होती थी तो उस टाइम में जो है वर्करों को काम मिल जाते थे। लेकिन जैसे ही मार्केट के अंदर उस गुड्स की डिमांड कम होता था तो वैसे ही जो है उस गुड्स के प्रोडक्शंस में लगे एम्प्लॉय अनएम्प्लॉयड हो जाते थे। फॉर एग्जांपल उसको आप टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से इजीली समझ सकते हैं। ज़्यादातर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हम जानते हैं कि सबसे पहले टेक्सटाइल फील्ड में आया, और वो भी कॉटन कपड़े के फील्ड में। तो कॉटन कपड़ा के बारे में हम लोग जानते हैं कि गर्मी के दिनों में या जनरल दिनों में जाड़े को छोड़कर इसकी डिमांड रहती है। लेकिन जैसे ही जाड़ा आता है कॉटन्स की डिमांड जो होती है कम हो जाती है, और उस टाइम में ऊनी कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है। तो जो कॉटन कपड़ों के, कॉटन क्लॉथ्स के, कॉटन टेक्सटाइल के प्रोडक्शंस में लगे हुए थे मजदूर, जैसे ही विंटर सीजन आता था ये अनएम्प्लॉयड हो जाते थे। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज थे यूरोप के अंदर जहां सीजनल वर्क होते थे, जैसे शिपयार्ड। तो शिपयार्ड में जो है काम कब मिलता था, ठंडे के सीज़न में मिलता था, क्योंकि समुद्रों के अंदर जब बर्फ़ जम जाते थे या बहुत ठंड होती थी तो उस टाइम में जो शिप है वो समुद्र के अंदर नहीं जाती थी। तो उस टाइम में शिप की रिपेयरिंग वगैरह का काम यानी उस टाइम का यूज़ शिप के रिपेयरिंग में किया जाता था। तो ऐसे बहुत सारे फील्ड थे जहाँ सीजनल वर्क होते थे। यानी एक तरह से शॉर्टली हम लोग कहें कि जैसे ही किसी गुड्स का प्रोडक्शन ये डिमांड मार्केट के अंदर घटता था वैसे ही जो है अनएम्प्लॉयड
अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाता था, क्योंकि जो फैक्ट्री ऑनर्स होते थे वो इन एम्प्लॉय की जो है स्क्रूटनी कर देते थे, उस एम्प्लॉय को हटा देते थे। लेकिन सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट तक ही ये मामला नहीं था। इसकी वजह से शहरों के अंदर सैनिटेशंस और हाउसेस की भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अब कहेंगे कि सैनिटेशंस और हाउसेस यानी साफ सफाई और घर की क्या समस्या। एक्चुअली में गांव से जब खेती बाड़ी का सीज़न ख़त्म होता था तो लोग एक लार्ज स्केल में टाउन की तरफ काम करने के लिए जाते हैं। हम जानते हैं कि जो एग्रीकल्चर्स होता है सालों भर नहीं होता है, उसकी एक टाइमिंग होती है, और बाकी टाइम में जो लेबर्स होते हैं वो खाली बैठे होते हैं। तो जब खेती बाड़ी का टाइम होता था तो वो खेती बाड़ी करते थे, लेकिन जैसे ही वो खेती बाड़ी का टाइम ख़त्म होता था या किसी साल जो है हार्वेस्टिंग ख़राब हो जाती थी तो ये लोग माइग्रेट करके टाउन के अंदर चले आते थे। टाउन के अंदर काम करने की तलाश में आते थे और इनके पास रहने की जगह नहीं होती थी, तो ये जो है थोड़े जहाँ क्या कहते हैं एक घरों के अंदर ज़्यादा रोग रहते थे। जब ज़्यादा रोग रहते थे तो सैनिटेशंस की प्रॉब्लम होती ही थी, या ऐसे बस्तियों में रहते थे, जो गरीब लोग थे ऐसे बस्तियों में रहते थे कि जहाँ जो मिनिमम फैसिलिटी होनी चाहिए वो भी अवेलेबल नहीं थी, जैसे लाइट का इंतज़ाम, जैसे सैनिटेशंस का इंतज़ाम, ये सब नहीं होती थी। गंदी बस्तियों में रहते थे। आप भी शहर के अंदर देख सकते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं जिनके पास न ज़मीन है न मकान है और न इतनी सलाहियत है कि वो रेंट पर मकान ले सके, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऐसे ही जहाँ पर जो है क्या कहते हैं गंदगी पसरी हुई होती है नाला के किनारे, ऐसे ही जहाँ पर वेस्ट लैंड है वहाँ पर ही जाकर बस जाते हैं। जहाँ पर 5 लोगों को रहने चाहिए वहाँ पर 50 लोग रहते हैं। तो इस वजह से जो है सैनिटेशंस की प्रॉब्लम भी होने लगी, हाउसिंग की प्रॉब्लम होने लगी, ये उतने लोगों को घर कहाँ से अवेलेबल कराया जाए। तो इस तरह की भी जो है इस इंडस्ट्रियलाइजेशंस की वजह से प्रॉब्लम होने लगी। जब इस तरह की प्रॉब्लम हुई तो जो लिबरल्स आइडियोलॉजी के थे, जो रेडिकल्स थे, उन लोगों ने इस इश्यू को, इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की सोची और सोचा कि इसके ज़रिए जो है या इसके लिए जो है सोसाइटी के अंदर चेंजेस आने चाहिए। उस टाइम में सोसाइटी के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो इंडस्ट्रीज़ थे वो ज़्यादातर या मैक्सिमम कहें कि पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज़ जो है प्राइवेट सेक्टर में थी। इट मीन्स कि वो इंडिविजुअल व्यक्तिगत संपत्ति हुआ करती थी, कोई गवर्नमेंट उसे नहीं ऑपरेट किया करती थी। जैसे आप देखते हैं ना आजकल बहुत ऐसी फैक्ट्री हैं जो गवर्नमेंट अपने अंडर जो है चलाती है, जैसे भेल को आप देख लें। तो जो है वो सारी की सारी कंपनी इंडिविजुअल एफर्ट से जो है चला करती थी, और इन फैक्ट्रियों के अंदर, इन ट्रेड्स के अंदर जो लिबरल्स थे, जो रेडिकल्स थे, उनमें से बहुत सारों की प्रॉपर्टी इसमें थी। यानी उन्होंने अपने कैपिटल्स को यहाँ इन्वेस्ट कर रखा था, और उन लिबरल्स के अंदर, उन रेडिकल्स के यहाँ जो है बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे थे। इसलिए वो ये चाहते थे कि ऐसे एफर्ट्स को इनकरेज किया जाए। ऐसे एफर्ट्स का मतलब कि इंडिविजुअल्स एफर्ट्स को इनकरेज किया जाए। और ये जो क्लास थे वो ऐसा इसलिए जा रहे थे कि ये डिपेंडेंट थे ट्रेड्स के ऊपर, और इसी इंडस्ट्री और इसी ट्रेड की वजह से ही इनके पास पैसे आए थे। हमने शुरू में भी पढ़ा, लिबरल्स के बारे में भी जब पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह लिबरल्स के पास जो पैसा है वो कहाँ से आया, वो ट्रेड से आया था। वो मिडिल क्लास था, मिडिल क्लास का एग्जिस्टेंस ही जो है वो ट्रेड के ऊपर था। अगर ट्रेड्स नहीं हुए होते तो मिडिल क्लास का इमर्ज
उसका उत्कर्ष जो है वो होता ही नहीं सोसाइटी के अंदर। तो ये जो चाहे रेडिकल्स हो चाहे लिबरल्स हो, इनका एग्जिस्टेंस ही जो है ट्रेड्स के ऊपर था और वहीं से इन्होंने अर्निंग किया था अपनी प्रॉपर्टी को। इसलिए ये वो चाहते थे कि ऐसे इंडिविजुअल्स एफर्ट्स को जो है वो इनकरेज किया जाए। साथ ही साथ वो चाहते थे कि जो लेबर्स हैं, जो मज़दूर हैं, उनके एजुकेशंस और उनके हेल्थ पर ध्यान दिया जाए। क्यों दिया जाए? कि इनसे उनको ही फ़ायदा था, क्योंकि लेबर्स जितने हेल्दी होंगे उतने ज़्यादा एफिशिएंट होंगे वर्क करने के लिए। लेबर्स जितने ज़्यादा एजुकेटेड होंगे उतने ज़्यादा स्किलफुल होंगे, या उन्हें ट्रेंड करना जो है उतना ही आसान होगा। और अल्टीमेटली जो है इन दोनों का बेनिफिट्स इन लिबरल्स और इन रेडिकल्स, जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री के अंदर, अपने ट्रेड्स के अंदर कैपिटल को इन्वेस्ट कर रखा है, इसका बेनिफिट मिलता। तो इसलिए ये लोग चाहते थे कि लेबर्स को एजुकेट किया जाए, उन्हें पढ़ाया लिखाया जाए और उनके हेल्थ पर भी जो है ध्यान दिया जाए। साथ ही साथ इनका ये मानना था कि इंडिविजुअल एफर्ट्स को, लेबर्स को जो है वेट दिया जाना चाहिए, इनका महत्व दिया जाना चाहिए। इनका ये मानना था कि जो पुअर हैं उनको वर्क दिया जाए, जो इंडिविजुअल फ्रीडम दिया जाए यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, और जिनके पास कैपिटल है, जिनके पास पैसा है, उनको विदाउट रिस्ट्रिक्शंस, विदाउट ऑब्स्टिकल, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रोक ठोक के जो है वो ट्रेड करने का यानी व्यापार करने का, इंडस्ट्री चलाने का मौका दिया जाए। तो इस तरह से जो लिबरल्स थे, जो रेडिकल्स थे, वो सोसाइटी के अंदर चेंज चाहते थे। और चेंज कैसा? कि जहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, इंडिविजुअल्स लिबर्टी हो, जो पुअर्स हैं उनको काम मिले और जिनके पास कैपिटल हो उनको काम करने की आज़ादी भी मिले। तो जब ऐसी आइडियोलॉजी इन्होंने सोसाइटी के अंदर लाया तो जो पुअर क्लास थे, जो गरीब थे, वो काफ़ी अट्रैक्ट हुए। क्यों अट्रैक्ट हुए? कि उन्होंने देखा कि ये लोग इस बात पर वेट दे रहे हैं कि गरीबों को काम मिलना चाहिए। तो अब ये लोग जो है, जो पुअर क्लास थे, जो गरीब थे, चाहे मेन हो, वोमेन्स हो, ये सारे के सारे कुछ रेडिकल्स की तरफ, कुछ क्या कहते हैं लिबरल्स की तरफ, कुछ जो है लामबंद होने लगे, उनके आगे रैलिड होने लगे, उनके इर्द गिर्द जो है वो इकट्ठा होने लगे। लेकिन 1815 में 1815 ईस्वी में पूरे यूरोप के अंदर ऐसी एक घटना हुई, ऐसी एक इंसिडेंट हुई जो रेडिकल्स और लिबरल्स के इन मंसूबों पर यानी इनके चेंज लाने के एफर्ट्स पर जो है बड़ा धक्का लगा। वो ये था कि 1815 में जो ओल्ड रिजिम थे, जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी, वो दोबारा रीस्टोर हुई थी। आप कहेंगे कि दोबारा रीस्टोर मीन्स, तो आपको याद होगा कि आपने पढ़ा था कि 1789 में फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन हुआ और उसके बाद फ्रांस जो है कभी लोकतंत्र डेमोक्रेसी के ऊपर सवार होकर, कभी रीजन ऑफ टेरर के ऊपर सवार होकर, कभी डायरेक्टरी रूल के ज़रिए तो कभी काउंसिल रूल के ज़रिए जो है वो आगे बढ़ा। और अल्टीमेटली जो है फ्रांस के अंदर एक नेपोलियन बोनापार्ट पैदा हुए, जिन्होंने वहाँ पहले काउंसलर बने और फिर वहाँ के किंग बने। यही नेपोलियन बोनापार्ट जब 1815 में वाटरलू के बैटल में हार जाता है तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल होती है वियना। वियना के अंदर एक मीटिंग होती है जिसको वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है और वहाँ ये तय होता है कि
जहाँ जहाँ नेपोलियन ने मोनार्की को एबॉलिश किया है, हर जगह जो है मोनार्की एस्टैब्लिश्ड की जाए। जैसे फ्रांस के अंदर मोनार्की एबॉलिश हुई थी, तो वहाँ बर्बन डायनेस्टी को, जिस डायनेस्टी के रूलर्स लुइस 16 थे, दोबारा जो है वहाँ रीस्टोर किया गया। और आसपास के एरिया में भी जितने एरिया को नेपोलियन बोनापार्ट ने जीता था, कन्क्यूर किया था, उसमें भी जो है मोनार्कियल स्टेट एस्टैब्लिश्ड किया गया। तो इस तरह से कंजर्वेटिव जो हैं वो, यानी ऐसे लोग जो चेंजेस नहीं चाहते थे, उनको फिर से बैठाया गया। जब लिबरल्स हो या रेडिकल्स हो, इन्होंने देखा तो इन लोगों ने ये तय किया कि वो इस 1815 में जो कंजर्वेटिव का रीस्टोर हुआ है, वो उसको रेवोल्यूशंस के ज़रिए ओवरथ्रो कर देंगे, यानी उसको फेंक देंगे, यानी हटा देंगे। वो उन राजाओं के खिलाफ जो है क्रांति करेंगे, ताकि समाज के अंदर बदलाव आए और उनको बेनिफिट हो। जर्मनी, इटली, रशिया, फ्रांस, ऐसे तमाम जगह जो हैं, ऐसे राजाओं को हटाने के लिए क्रांतियाँ हुई, रेवोल्यूशनरीज जो हैं, क्या कहते हैं, वो डेवलप हुए। तो ये लोग जो हैं, जब 1850 में कंजर्वेटिव रीस्टोर हुए थे, तो इन्होंने जो लिबरल्स थे, जो रेडिकल्स थे, उनको दबाया। और जब दबाया, तब जो है इनके सामने एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि ओपनली जो है, क्या कहते हैं, वो अपना काम नहीं कर सकते थे। इसलिए वो रेवोल्यूशनरी के ज़रिए, क्रांतिकारियों के ज़रिए जो है, क्या कहते हैं, काम करना शुरू किया। अपनी सीक्रेट सोसाइटी बनाई और जो है उसके ज़रिए वर्क करना शुरू किया। तो अब सवाल उठता है कि ये रिवोल्यूशनरीज़ क्या होता है। एक्चुअली रिवोल्यूशनरीज़ जो हैं वो पीसफुल नेगोशिएशन, यानी शांति वार्ता में बिलीव नहीं करते हैं। उनका ये मानना होता है कि चेंजेस आए तो क्या कहते हैं, एकदम से आ जाए, चाहे उसके लिए हमें वायलेंस का सहारा क्यों न लेना पड़े। जैसा आपने इंडिया के अंदर भी देखा कि चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, बिस्मिल खान थे, अशफाकुल्ला थे। तो ये सारे क्रांतिकारी थे ये चाहते थे कि अंग्रेज इंडिया से भागे और इसके लिए उन्हें किसी का मर्डर करने में, किसी का मर्डर इट मीन्स कि अंग्रेज़ों का मर्डर करने में या अंग्रेज़ों के ट्रेजरी को लूटने में कोई गुरेज नहीं था। तो रिवोल्यूशनरी बेसिकली वो होते हैं जो अपने गोल को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने एम को पाने के लिए वो वायलेंस का सहारा भी लेने से नहीं चूकते हैं। तो जो रेडिकल्स थे, जो लिबरल्स थे, वो अंडरग्राउंड हो गए थे। एक तरह से कहिए कि इन्हीं का जो है रूपांतरण, इन्हीं का जो है, क्या कहते हैं, कन्वर्जन हो गया था रेवोल्यूशनरीज़ में। इन लोगों का, जो रेवोल्यूशनरीज़ थे और जो नेशनलिस्ट थे, उनका मानना था कि एक ऐसा नेशन हमें बिल्ड करना है, एक ऐसा देश बनाना है जिसके अंदर सबों को इक्वल राइट्स मिले, बराबरी का हक मिले। नेशनलिस्ट आप समझते हैं कि ऐसे लोगों को कहा जाता है जो अपने देश से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, स्नेह करते हैं। तो वैसे लोगों को नेशनलिस्ट कहा जाता है। तो जो रेवोल्यूशनरीज़ थे, चाहे फ्रांस के हो, जर्मनी के हो, इटली के हो, चाहे रशिया के हो, वो लोग रेवोल्यूशंस के ज़रिए, क्रांति के ज़रिए जो है, क्या कहते हैं, जो किंग थे उसका तख्ता को, उसके थ्रोन को जो है बदल देना चाहते थे और नया सिस्टम लाना चाहते थे, नया देश बनाना चाहते थे। और देश कैसा, कि ऐसा देश जिसके अंदर हर इंसान जो है बिल्कुल बराबर हो, यानी अमीर भी बराबर, गरीब भी बराबर, और सबको जो है, क्या कहते हैं, जीने का हक मिले। जो सबों का फंडामेंटल राइट्स है, जो बुनियादी हक है, जो नेचुरल राइट्स है, प्राकृतिक अधिकार है, वो उसे मिल सके। तो ऐसा नेशंस जो है ये क्रिएट करना चाहते थे। और ऐसा जो है यूरोप के अंदर हुआ भी। जब 1815 में कंजर्वेटिव गवर्नमेंट रीस्टोर आई, तो
इटली के एक थे जेएसपी मैजिनी, उन्होंने जो है क्या कहते हैं उस कंजर्वेटिव के अगेंस्ट में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, बुक्स लिखे, और उसके ज़रिए जो है ऐसी गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने के लिए यानी हटा देने के लिए जो है लोगों से आह्वान किया। और इतना ही नहीं बल्कि कई सीक्रेट सोसाइटी भी बनाए, जैसे यंग यूरोप, यंग इटली, और जो है अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में रिवॉल्ट भी किया। इन सब बातों को हम लोग 10th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल इतना ही जान ले कि जेएसपी मैजिनी इटली के थे और उन्होंने जो है ऐसे किंग के अगेंस्ट में बहुत सारे आर्टिकल, बुक्स लिखे, सीक्रेट सोसाइटी बनाए लाइक यंग इटली एंड यंग यूरोप, और इसके ज़रिए जो है रेवोल्यूशंस लाने की कोशिश की, इसके ज़रिए कंजर्वेटिव गवर्नमेंट को जो है हटाने की कोशिश की। और इनके आर्टिकल जो है इंडिया के अंदर भी पढ़े जाते थे, और चूँकि इंडिया जो है उस टाइम में अंग्रेज़ों के अंदर था, ये था, तो इंडिया के अंदर भी बड़े शौक से जो है इनके आर्टिकल्स, इनके आइडियोलॉजी को जो है वो पढ़ा करते थे। तो इस तरह से जो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोसाइटी चेंज, सोशल चेंज के अंदर ये सारी बातें थी। ये आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इन शॉर्ट फिर से समझ लें कि डिफरेंट पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी थे, डिफरेंट पॉलिटिकल टेंडेंसी थे, उनकी वजह से सोसाइटी के अंदर चेंज होना तय हो गया था। और फिर जब इंडस्ट्रियलाइजेशंस हुआ तो इंडस्ट्रियलाइजेशंस की वजह से सोसाइटी के अंदर सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस भी आए। इन चेंजेस का कुछ नेगेटिव भी इम्पैक्ट पड़ा। नेगेटिव इम्पैक्ट ये था कि हमारे यहाँ जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, शहरों के अंदर सैनिटेशंस और हाउसिंग की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। लेकिन जो रेडिकल्स थे, जो लिबरल्स थे, उन्होंने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस भी खोजने की कोशिश की, और इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं उसको जो है इनकरेज किया जाना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। जो पुअर्स हैं उनको वर्क मिलना चाहिए, जिनके पास कैपिटल्स हैं उनको फ्रीली ट्रेड करने का, इंडस्ट्री लगाने का परमिशन दिया जाना चाहिए। और जब 1815 में जब कंजर्वेटिव गवर्नमेंट रिस्टोर हो गई, यानी दोबारा आ गई, तो इन लोगों को धक्का लगा, क्योंकि लगा, और तब जो है ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के ज़रिए इनको दोबारा हटाने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर्स भी समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट्स कर पूछ सकते हैं, हम उनका जवाब देंगे। तो ये रफली जो है सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंट पॉलिटिकल ट्रेंड्स थे, डिफरेंट आइडियोलॉजी थे, वो हमारे सोसाइटी का बैकग्राउंड था, इसको हम लोगों ने समझा। और जो है क्या कहते हैं, इसी डिफरेंट आइडियोलॉजी के बीच से एक नया आइडियोलॉजी निकल कर सामने आया, जिसको हम लोग सोशलिज्म कहते हैं, समाजवाद कहते हैं। और इसी सोशलिज्म को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।